Hello friends, and once again welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Arohit. And today in this lecture we are going to discuss about the different of topic like that. First we will discuss about the AC circuit containing only resistor. After then we will discuss about the second topic, AC circuit containing only inductor. After then we will see the third number of topic, AC circuit connected with only the capacitor. These three topic we will discuss in this lecture. After then we will try to understand about their combination, and under this topic we have to calculate the voltage equations and current equation. After then we will see their phasor diagram and phase diagram, and we have to also calculate the voltage and current equations for the inductor combination with AC circuit and the capacitor combination with AC circuit. And we have to also see or explain the phase and phasor diagram for the this combination. और तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग क्या देखेंगे। तो जिसमें से फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें से आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट टॉपिक होगा, और अगर हम लोग इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 नंबर का टॉपिक होगा, जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली दी रजिस्टर। हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसमें केवल एक रजिस्टर है। ये एसी करंट का सिंबल है, ये एक रजिस्टर कनेक्टेड है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट अप्लाई किए हैं एसी करंट, इस करंट का वैल्यू जो है, वोल्टेज जो है या ईएमएफ जो है वो कितना है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल्स टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर करंट का इक्वेशंस क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी है। ठीक है, जहाँ पर आई जीरो का वैल्यू क्या होता है, आई जीरो इज इक्वल्स टू ओमेगा जीरो अपॉन आर। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, कोई भी एसी सर्किट हो अगर उसमें केवल रजिस्टर कनेक्टेड है, अगर केवल उसमें इंडक्टर कनेक्टेड है, अगर केवल उसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इन तीनों ही सिचुएशंस में हमको वोल्टेज और करंट का इक्वेशंस निकालना पड़ता है। वोल्टेज का इक्वेशंस तो वही इक्वेशन होता है, क्योंकि एसी करंट जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसका वोल्टेज जो है फिक्स होता है। तो एसी करंट का वोल्टेज या ईएमएफ हमेशा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो साइन ओमेगा टी ही रहेगा, या फिर वी इज इक्वल्स टू वी जीरो साइन ओमेगा टी ही रहेगा। बट हम लोग को करंट का इक्वेशन डिराइव करके निकालना पड़ेगा। बट इस सिचुएशंस में हमको करंट का इक्वेशंस डिराइव करके निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर है, और रजिस्टर किसको फॉलो करता है जी, ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ, अगर इस वोल्टेज के ऊपर हम लोग अगर ओम्स लॉ लगाएं तो हम लोग को यही इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये है जैसे कि ओम्स लॉ आई इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, वी अपॉन आर होता है ना। तो I इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, V का वैल्यू है मेरे पास V जीरो अपॉन आर साइन ओमेगा टी, है ना। तो इसी को मैं क्या लिया हूँ यहाँ पर, V जीरो अपॉन आर या एप्सिलॉन जीरो अपॉन आर को मैं क्या ले लिया हूँ, I जीरो। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, I इज इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो रजिस्टर के लिए बहुत ही ईजी है करंट का इक्वेशन कैलकुलेट करना। इसी प्रकार इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए भी करंट का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे इस वाले इक्वेशंस के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आई होप एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर का सर्किट आप लोग को समझ में आ गया होगा, और सर्किट का इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा। ये वोल्टेज इक्वेशन है और ये करंट इक्वेशन है, ये मैक्सिमम करंट है। अब चलिए इसके फेस और फेसर डायग्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फेस और फेसर डायग्राम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि हम लोग को करंट इक्वेशन या वोल्टेज इक्वेशन हम लोग को समझ में आ गया तो उसके फेस और फेसर डायग्राम में कुछ नहीं रखा है। तो चलिए उसी को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो हम लोग को वोल्टेज इक्वेशंस क्या मिला है, V इज इक्वल्स टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, या फिर ये मिला है ना। तो यहाँ पर करंट इक्वेशंस का कंपैरिजन हम लोग वोल्टेज इक्वेशन से करें तो दोनों का फेस क्या है जी, सेम है। और ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, यदि कोई भी करंट और वोल्टेज इक्वेशंस का फेस यदि सेम है तो उस सिचुएशंस में अगर हम लोग साइनसॉइडल वेव की बात करें तो जहाँ से वोल्टेज इक्वेशन स्टार्ट होगा वहीं से करंट का वेव भी स्टार्ट होगा। जहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू स्टार्ट होगा वेव, वहीं पर करंट का भी वैल्यू स्टार्ट होगा, और जहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहीं पर करंट का भी वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसी फेस में, मतलब π/2 पर। ठीक है, और जिस फेज पर वोल्टेज का वैल्यू कम होगा
या ज़ीरो होगा उसी पर करंट का वैल्यू भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर सेम फेज में है तो सिनुसाइडल वेव हम लोग को इस प्रकार का मिलता है, जहाँ पर ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है, ये मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू है। और ये जो डेज 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 ये जो डॉट डॉट ग्राफ देख रहे हैं ये करंट के ग्राफ को शो करता है, और ये जो डार्क लाइन देख रहे हैं ये ईएमएफ के ग्राफ को शो करता है। तो इसको कहा जाता है सिनुसाइडल फेसर डायग्राम कहा जाता है। और अगर इसी का रोटेटिंग फेसर डायग्राम देखें तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये भी मैं बता चुका हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम लोग ओमेगा टी एंगल पर वोल्टेज का वैल्यू लिए हैं, वोल्टेज या फिर ईएमएफ। ये वाला वैल्यू हमको क्या देगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको क्या देगा जी, ईएमएफ देगा। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको क्या देगा, करंट देगा। और ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है, I0 साइन ओमेगा टी, एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी का वैल्यू देगा। तो दोनों की ही, करंट के लिए भी और वोल्टेज के लिए भी, ईएमएफ के लिए, दोनों के लिए ही फेस कितना है, ओमेगा टी है। तो याद रखिएगा रजिस्टर के लिए हमको वोल्टेज इक्वेशंस और करंट इक्वेशंस दोनों ही सेम फेस में मिलता है, इसलिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का सिनुसाइडल फेसर डायग्राम देखने को मिलेगा, और इस प्रकार का हम लोग को रोटेटिंग वेक्टर फेसर डायग्राम देखने को मिलेगा। अच्छा, किसी बुक में इसी डायग्राम को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि ईएमएफ जो है और जो करंट जो है दोनों सेम फेस में है। दोनों किस फेस में है, सेम फेस में है। इसको भी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि इस टाइप के डायग्राम को आप लोग ऐसा भी बना सकते हो। हमको बस ये पता चलना चाहिए रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम के थ्रू कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में है या नहीं, और अगर लीड कर रहा है तो कौन लीड कर रहा है, और अगर लीड कर रहा है और लैग कर रहा है तो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये सब चीज़ें पता चलना चाहिए बस। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहाँ पर फिगर ए जो है ग्राफ एप्सिलॉन एंड आई वर्सेस ओमेगा टी दिखाया गया है, और सेकेंड वाला ग्राफ ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रजिस्टर के लिए जब भी किसी इंडिविजुअल रजिस्टर को किसी ऐसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेज और करंट को दोनों ही सेम फेस में होता है, और उसका फेस डायग्राम, फेसर डायग्राम कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। यदि हमारे पास एसी सर्किट हो और उस एसी सर्किट में केवल इंडक्टर कनेक्ट हो, इंडक्टर बोलने का मतलब है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि हम लोग को कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये एक कॉइल होता है ना, कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये एसी सर्किट है। ये क्या है, एसी सर्किट है। किसके लिए, कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, जहाँ पर ये एक एसी करंट है जिसका वैल्यू अगर हम लोग बात करें वोल्टेज का वैल्यू या ईएमएफ का, तो यहाँ पर एप्सिलॉन AC इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जो अप्लाई किए हैं उस करंट का ईएमएफ है, इसीलिए मैं यहाँ पर AC लिख दिया हूँ। AC करंट का ईएमएफ है ये, और यहाँ से हम लोग जैसे ये करंट अप्लाई करते हैं तो ये करंट फ्लो होता है, जो कि कहाँ जाता है, इंडक्टर या कॉइल में जाता है ना। तो यहाँ पर कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड होता है, और ये करंट क्यों इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि इस कॉइल के अंदर खुद का अपना एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कि किसी भी कॉइल या इंडक्टर में जब करंट फ्लो करवाते हैं तो वो अपना खुद का करंट एक इंड्यूस करता है, जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। तो इसलिए इसका ईएमएफ को मैं एप्सिलॉन एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी मिल जाएगा। अब ये इक्वेशंस कहाँ से आया है, तो ये हम लोग का आया है सेल्फ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से। इसमें ये फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिराइव किए थे सेल्फ इंडक्शन में, फैराडे लॉ का यूज़ करके किए थे, है ना। तो ये मिल गया, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि एसी करंट का ईएमएफ था, और ये करंट को फ्लो करवाने से इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसका इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एसी सर्किट में इस पूरे एसी सर्किट का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन AC प्लस एप्सिलॉन L मिल जाएगा। और जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी मिल जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब मुझे पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, या इसी को मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर होता है। देयर इज़ नो रजिस्टेंस इज इन सर्किट, यहाँ पर इस सर्किट में किसी भी प्रकार का रजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं R को क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 0 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। और जब मैं R को
यहाँ पर आई आर कैसे आया, ये ओम्स लॉ से आया है ना। यहाँ पर जो एप्सिलॉन था उसके जगह पर आई आर पुट किए हैं। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का रजिस्टर नहीं है, इसलिए आर इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ये वाला इक्वेशन जो हम लोग को कुछ ऐसा दिखने लगेगा, एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव और निगेटिव कैंसिल आउट होकर फाइनली इस इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर dt को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो di इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एल साइन ओमेगा टी dt मिल जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di लिख देता हूँ। तो di का वैल्यू यहाँ से है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा i इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन एल। और यहाँ पर साइन ओमेगा टी का मैं इंटीग्रेशन करूँगा। अच्छा, इसको एक बार बता देता हूँ मैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी आई है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डी आई का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है एप्सिलॉन 0 एल साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 एल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, केवल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा। और हम लोग को ऑलरेडी पता है साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। और इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसके कोफिशिएंट में जो हो रहता है वो नीचे में आ जाता है। तो यहाँ पर टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, इसलिए ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं तो आई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 0 ओमेगा एल हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, चूँकि हम लोग को पता है कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए बता चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो उसमें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं i इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन ओमेगा एल मिल चुका था। यहाँ पर साइन, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन निकाला हूँ। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। हाँ, यहाँ पर हम लोग को इतना मिल चुका था एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर हम लोग को ये मिल चुका था i इज इक्वल टू, ये वाला माइनस इधर बाहर निकला था तो ये माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन ओमेगा एल हो गया था, है ना। और यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पर 90 माइनस ओमेगा टी में अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हम लोग को ये भी पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो करंट इक्वेशन क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ओमेगा एल मिलेगा और साइन ओमेगा टी माइनस 90 मिलेगा। और इसी इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ मैक्सिमम करंट। तो I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मिल जाएगा, जहाँ पर आई जीरो इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन 0 अपॉन ओमेगा एल है। इसी को बोला जाता है पिक वैल्यू, इसी को बोला जाता है पिक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। किसका मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है जी, इंडक्टर के लिए मैक्सिमम करंट का वैल्यू या पिक वैल्यू, या फिर इंडक्टर के लिए एसी सर्किट में एम्पलीट्यूड बोला जाता है करंट का। क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। तो याद रखिएगा, है ना, ये पिक वैल्यू बोला जा सकता है इसको, या फिर मैक्सिमम करंट का वैल्यू इंडक्टर के लिए। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल। ओमेगा एल को इधर ट्रांसफर करता हूँ, आई जीरो को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, अब जी ये जो है इंडक्टर एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है, जिसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। तो उस इंडक्टेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं। तो उस रिएक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स एल से। याद रखिएगा, ये जो ओमेगा एल है ना, ओमेगा एल को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स एल से। ठीक है, तो इसी इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन आई जीरो। अच्छा, इसको एक्स एल से क्यों रिप्रेजेंट किया हूँ, क्योंकि एल जो है, इंडक्टर जो है, जो कॉइल जो है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये क्या होता है, एक इंडक्टर होता है। इसका इंडक्टर के इंडक्टेंस को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रजिस्टर है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है करंट का अपोज करता है। उसी प्रकार ये कॉइल है या इंडक्टर है,
तो ये इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी करंट का अपोज करता है, तो ये करंट का जो अपोज करता है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसके लिए जो रिएक्टेंस है उसको एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ओम्स लॉ से एप्सिलॉन 0 अपॉन आई 0 ये हमको क्या बताता है, ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो ये है V और ये है I, तो इन दोनों को किसके इक्वल लिखूंगा जी, रेजिस्टेंस, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन का है, XL है, इसलिए यहाँ पर ओमेगा L को मैं रिप्लेस कर दिया हूँ XL से। तो यहाँ पर XL इज इक्वल टू मैं क्या लिया हूँ जी, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। XL इज इक्वल टू हमको क्या मिला, ओमेगा एल, और इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को करंट का इक्वेशन मिल चुका है। हम लोग को इंडक्टर के लिए करंट का इक्वेशन मिल चुका है, जो कि है I इज इक्वल टू आई 0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब यहाँ पर फाई के जगह पर क्या है जी, फाई की जगह पर माइनस पाई बाई 2 है। तो इस इक्वेशन हम लोग को करंट का इक्वेशन मिल गया है इंडक्टर के लिए। और ये करंट का इक्वेशन हम लोग को कब मिला था, जब हम लोग EMF या वोल्टेज का इक्वेशन क्या लेके चले थे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी लेके चले थे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन हो गया और ये हमारे पास करंट का इक्वेशन हो गया। अगर इस इक्वेशंस को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ पर हम लोग देखकर बता सकते हैं कि करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से, और कितना लैग कर रहा है, तो फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पीछे हो रहा है, लैग कर रहा है। या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि इंडक्टर के केस में जब इंडक्टर को इसी करंट से कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इस करंट इक्वेशंस को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि करंट जो है माइनस पाई बाई 2 से लैग कर रहा है, किसको, वोल्टेज को। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, फेसर डायग्राम देखते हैं। तो वोल्टेज का इक्वेशन वही है, तो वोल्टेज जो है 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ये नॉर्मल ऐसे ही रहेगा जैसे रजिस्टर के लिए था, बट यहाँ पर करंट का ग्राफ जो है चेंज हो जाएगा। करंट जो है यहाँ पर नेगेटिव पाई बाई 2 है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस से ये स्टार्ट होगा और यहाँ से कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हम लोग को करंट का, और ये वोल्टेज का हम लोग का ये ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये बताता है, ये वाला पॉइंट बताता है मैक्सिमम करंट का वैल्यू, और ये वाला पॉइंट हमको बताता है वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। और अगर यहाँ पर हम लोग फाई का वैल्यू देखना चाहते हैं तो ये वाला वैल्यू हमको फाई का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है हमारा फाई का वैल्यू होगा। अगर इसी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें हम लोग, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम वोल्टेज को डिफाइन कर दिया है ओमेगा टी एंगल पर। तो यहाँ पर करंट जो है लैग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से। तो यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री पर लैग करवाऊँगा किसको, करंट को। अगर ये लीड करता तो ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता, लेकिन ये लैग कर रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में वोल्टेज के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा। तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ओमेगा टी होगा, और वोल्टेज का करंट के साथ जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 2 होगा, जहाँ पर ये हमको बताता है मैक्सिमम करंट का वैल्यू और ये पॉइंट हमको बताता है मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू। इसी डायग्राम को किसी किसी बुक में ऐसे भी बनाया रहता है, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में अगर हम लोग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे 90 डिग्री पीछे हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अगर यही करंट जो है लीड करता वोल्टेज को तो वोल्टेज यहाँ आ जाता, करंट यहाँ आ जाता। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है लैग करता इससे, ठीक है, वोल्टेज से। तो आई होप यहाँ पर फेस और फेसर डायग्राम भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों इक्वेशंस निकालना आ गया और रीड करना आ गया तो ये बहुत ईजी हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर फेस डिफरेंस निकालूं, तो कितना हो जाएगा जी, वोल्टेज का फेस कितना है, ओमेगा टी है, करंट का फेस कितना है, ओमेगा टी, और ये प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ओमेगा टी कट जाएगा, तो यहाँ पर फेस डिफरेंस प्लस पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना आ गया जी, प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना आ गया, प्लस पाई बाई 2। ये फेस डिफरेंस है, और यहाँ पर ये फेस को देखकर हम लोग बताए हैं कि करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ हेयर
EMF इज लीडिंग बाई एन एंगल पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू करंट, या इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हेयर करंट इज लैगिंग बाई एन एंगल पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 होगा और ये प्लस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और वोल्टेज यहाँ पर लीड कर रहा है, इसलिए इसको पाई बाई 2 करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और EMF। ओके, तो यहाँ पर ये इंडक्टर का केस भी कंप्लीट होता है। जब किसी इंडक्टर को AC करंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो याद रखिएगा उसके लिए वोल्टेज इक्वेशन ये है, करंट इक्वेशन ये है, ये उसका फेसर डायग्राम है, और फेसर डायग्राम से हमको ये पता चलता है कि करंट जो है लैग करता है या वोल्टेज जो है लीड करता है पाई बाई 2 एंगल से। और फेज डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू प्लस पाई बाई 2 मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं AC सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये AC करंट है, और AC करंट से हम लोग केवल कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, और जो AC करंट अप्लाई किए हैं उसका EMF कितना है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा t है, जिससे कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग को ये EMF का इक्वेशन या वोल्टेज इक्वेशन मिल गया है, अब हम लोग को यहाँ पर इस सर्किट के लिए करंट लैग कर रहा है कि वोल्टेज लैग कर रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग को यहाँ पर फिर से करंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के डेफिनेशन से, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, Q अपॉन V होता है। तो इसी इक्वेशंस को मैं Q इज इक्वल्स टू CV लिख सकता हूँ। यहाँ पर V को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एप्सिलॉन से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन का इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी है, तो Q इज इक्वल्स टू C एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा t हो जाएगा। और जब मैं इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा dQ अपॉन dt। C एप्सिलॉन 0 तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसके कोफिशिएंट में ओमेगा है, इसलिए इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा, और इसी को अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं C एप्सिलॉन 0, ओमेगा को इधर ला देते हैं और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और dQ अपॉन dt क्या है जी, dQ अपॉन dt जो है करंट का डेफिनेशन है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ये कॉन्सेप्ट आया है यहाँ से। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मुझे कैपेसिटर के लिए करंट इक्वेशंस कितना मिल गया जी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, जहाँ पर I0 का मतलब क्या है, I0 का मतलब है I0 इज इक्वल टू C एप्सिलॉन 0 ओमेगा है, जहाँ पर अगर मैं एप्सिलॉन 0 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ या फिर C ओमेगा को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, करंट को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन I0। अब यहाँ पर ये वाले सिचुएशंस में आ गया है एप्सिलॉन 0 अपॉन I0 V अपॉन I। अगर मैं इसका ओम्स लॉ से इसका कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर R रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, 1 अपॉन ओमेगा C। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस वाले इक्वेशंस का, अगर मैं ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। बट कैपेसिटर जो है करंट का रेजिस्टेंस करते हैं उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इसको एक्स सी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आर को किससे रिप्लेस कर दूंगा, जो एक्स सी से रिप्लेसमेंट कर दूंगा। यहाँ पर आर को किससे रिप्लेस करूँगा, एक्स सी से, जहाँ पर एक्स सी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस देखे थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू देखे थे एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस को ही बताता है। इंडक्टर के केस में ये हमको रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, किसके केस में, कैपेसिटर के केस में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग कैपेसिटर के लिए
फेस और फेसर डायग्राम देखते हैं, तो चूँकि हम लोग को कैपेसिटर के लिए वोल्टेज का इक्वेशन कुछ ऐसा मिल गया है और इससे हम लोग करंट का इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं, I = I0 sin ωt + 90। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वोल्टेज का फेस कितना है जी, ωt है, और करंट का फेस कितना है, ωt + 90 है। तो यहाँ पर फिर से करंट का इक्वेशंस देखकर हम लोग बता सकते हैं कि करंट जो है लीड कर रहा है, करंट जो है यहाँ पर +π/2 से लीड कर रहा है। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पर +90 है और 90 को हम लोग π/2 लिखते हैं, तो इसलिए इसका फेसर डायग्राम हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। वोल्टेज का इक्वेशन हमको वैसे ही वोल्टेज का ग्राफ हम लोग को वैसे ही मिलेगा जैसे पिछले रजिस्टर और इंडक्टर के लिए मिल रहा था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है ना, तो ऐसे ही मिलेगा। और अगर हम लोग करंट की बात करें तो यहाँ पर +π/2 है, +π/2 मतलब +y एक्सिस से ये स्टार्ट होगा और यहाँ से ये ऐसे चलेगा, है ना। और अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दूँ, अगर मैं पीछे की तरफ इसको बढ़ाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू होगा। और यहाँ पर ये 0 से पीछे की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर फेज डिफरेंस नेगेटिव π/2 कंसीडर किया जाएगा। जबकि इससे पहले वाले में ये 0 था, 0 के आगे हम लोग को फाई का वैल्यू मिल रहा था, इसलिए इसको +π/2 कंसीडर करे थे फेज डिफरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको निकाल भी सकते हो, फेज डिफरेंस कितना आएगा। कैपेसिटर के केस में फेज डिफरेंस कितना आएगा उसको निकाल सकते हो। करंट का फेज कितना है जी, ωt है, माइनस करंट का फेज कितना है, ωt + π/2, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -π/2 हो जाएगा। ωt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, -π/2 आ गया। ठीक है, तो ये रहा फेज डायग्राम किसके लिए, कैपेसिटर जब किसी एसी सर्किट से कनेक्टेड रहता है तब। और अगर इसी का हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें फेसर डायग्राम का, तो ये हमको कैसा मिलेगा, तो चूंकि यहाँ पर करंट जो है लीड कर रहा है 90 डिग्री से, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वोल्टेज का वेक्टर लाइन है और ये ωt एंगल बना रहा है, जैसे कि इस इक्वेशंस में देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री पर लीड करेगा करंट, तो यहाँ से मैं 90 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि मुझे करंट का वैल्यू देगा। तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है I0 और ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है ε0। ठीक है, और ये करंट का वोल्टेज का वैल्यू देगा और यहाँ से हमको करंट का वैल्यू मिलेगा। इसी डायग्राम को किसी बुक में ऐसा बनाया रहता है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये करंट का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है लैग कर रहा है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में करंट लिए हैं और पीछे की तरफ 90 डिग्री पीछे की तरफ हम लोग क्या बनाए हैं, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या बनाए हैं, -π/2 पर वोल्टेज कंसिडर किए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये रहा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर के लिए फेसर डायग्राम। अच्छा, किसी बुक में इसको वेक्टर भी लिख दिया है, इसको ऐसे वेक्टर भी लिख दिया है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि करंट और वोल्टेज जो है वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है, ये बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेसर डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर देता हूँ मैं। हेयर करंट इज़ लीडिंग बाय एन एंगल π/2, चूँकि मैं बता चुका हूँ इसको, करंट जो है +π/2 से वोल्टेज को लीड कर रहा है। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज़ लैगिंग बाय एन एंगल -π/2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या आएगा, -π/2 विथ रिस्पेक्ट टू करंट। वोल्टेज जो है लैग कर रहा है करंट को कितने एंगल से, -π/2 से। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस -π/2 मिलेगा। तो आई होप यहाँ पर कैपेसिटर कंटेनिंग एसी करंट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर से रिलेटेड सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। अब चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इसको जो पढ़ें उसी को शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो शॉर्ट रिवीजन करने से क्या होगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोग को अच्छे से।
शॉर्ट रिविजन ऑफ एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस। अगर हम लोग सर्किट की बात करें तो हम लोग को रेजिस्टेंस के लिए कुछ ऐसा सर्किट मिला था जहां पर एक एसी करंट था और इसमें एसी करंट का वोल्टेज जो था V = V0 sin ओमेगा t था। इसमें रजिस्टर कनेक्ट करने पर आई करंट फ्लो हो रहा था। इसी प्रकार इंडक्टर के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का सर्किट मिल रहा था और कैपेसिटर के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का सर्किट देखने को मिल रहा था। वोल्टेज का इक्वेशन तीनों में यही मिल रहा था क्योंकि हम लोग तीनों में एसी करंट ही अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद रजिस्टर के लिए हम लोग को करंट का इक्वेशंस कुछ ऐसा मिल रहा था, I = I0 sin ओमेगा t मिल रहा था। जबकि इंडक्टर के लिए हम लोग को जो करंट का इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा t - π/2 मिल रहा था। इसी प्रकार कैपेसिटर के लिए हम लोग को करंट का इक्वेशंस क्या मिल रहा था, I = I0 sin ओमेगा t + π/2। और यहाँ पर मैक्सिमम करंट I0 का वैल्यू हम लोग को मिल रहा था I0 = V0/R। और यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या मिल रहा था, मैक्सिमम करंट का वैल्यू हम लोग को मिल रहा था I0 = V0/XL। ये आप लोग निकाल सकते हो। XL का वैल्यू हम लोग निकाले थे। XL का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ε0/I0 आया था। तो यहाँ पर मुझे करंट का वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम करंट का वैल्यू, इसलिए यहाँ पर I0 = V0/XL ही लिखा हूँ। XL को आप लोग ओमेगा L लिख सकते हैं और ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जिसका वैल्यू होता है 2π होता है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है जी, 2π होता है ना। उसी को यहाँ पर पुट किया गया है तो V0/2πL मिल गया है। इसी प्रकार अगर कैपेसिटर के लिए मैक्सिमम करंट की बात करें तो ये मिलता है I0 = V0/XC। और XC का वैल्यू हम लोग को पता है ये होता है 1/ωc के इक्वल। तो यहाँ पर ωc क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 1/ωc रखेंगे तो ωc ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली V0 वो ωc मिल जाएगा। और यहाँ पर ओमेगा का फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं 2π करके। तो मैक्सिमम करंट का जो एक्सप्रेशन है कैपेसिटर के लिए वो कितना मिल गया हमको, ये मिल गया V0 2π मिल गया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस हम लोग को कितना मिला है जी, इसमें 0 मिला था क्योंकि इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं था। वोल्टेज में भी फेज कितना था, ωt था, और करंट का भी फेज डिफरेंस कितना था, ωt था। तो यहाँ पर ωt को सब्सट्रैक्ट करेंगे ωt से, तो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी, फाई का वैल्यू हम लोग को 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें फेज डिफरेंस की बात करें तो इसमें वोल्टेज का जो फेस है वो कितना था, ωt था। करंट का फेस कितना है, ωt - π/2 है, बट ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, है ना। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना मिल गया हमको, फाई = 90 मिल गया, या इसी को +π/2 बोल सकते हैं। इसी प्रकार कैपेसिटर के लिए फेज डिफरेंस हमको कितना मिला था, यहाँ पर वोल्टेज का फेज कितना है, ωt है, करंट का फेज कितना है, ωt + π/2 है। तो ωt में अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर हम लोग को -π/2 मिलेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब हमको यहाँ पर फाई का वैल्यू मिल गया है तो पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो कॉस फाई के वैल्यू को ही पावर फैक्टर बोला जाता है। तो कॉस फाई के जगह पर अगर मैं 0 रखूँगा तो कॉस फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। फाई के जगह पर अगर प्लस π/2 रखूँगा तो ये कॉस 90 का वैल्यू हम लोग को पता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार -π/2 रखूँगा तब भी मुझे कॉस फाई का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करें तो रजिस्टर के लिए 1 होता है, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं हम लोग पावर। तो यहाँ पर पावर ये टॉपिक हम लोग नहीं करे हैं, तो इसको मैं आगे बताऊँगा, ठीक है, आगे बताऊंगा। वैसे आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पावर का डेफिनेशन आप लोग को पता होगा, वोल्टेज और करंट के मल्टीपल के इक्वल होता है। बट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के केस में अगर पावर निकालना हो तो वोल्टेज का जो RMS वैल्यू होता है और करंट का जो RMS वैल्यू होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही हमको पावर देता है AC सर्किट का। जब AC सर्किट में या तो रजिस्टर कनेक्ट हो, या तो इंडक्टर, या फिर कैपेसिटर कनेक्ट हो, उस केस में। चलिए आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, रजिस्टर के लिए पावर कितना मिलता है, V0 I0/2 मिलता है। और इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर में बात करें तो इसमें पावर हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है।
और अगर हम लोग टाइम डिफरेंस की बात करें, अच्छा इसके बारे में मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में भी नहीं है ना। और अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं सेल्फ, है ना, या मैं आगे डिस्कस कर दूंगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं 8th नंबर के टॉपिक की, लीडिंग क्वांटिटी की। जो रजिस्टर सर्किट है उसमें कौन लीड कर रहा है, एलसी सर्किट में इंडक्टर सर्किट में कौन लीड कर रहा है, या कैपेसिटर सर्किट में कौन लीड कर रहा है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि रजिस्टर वाले सर्किट में कोई लीड नहीं करता है क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होता है, इसलिए इसमें कोई लीड नहीं करता है। और अगर हम लोग इसमें बात करें इंडक्टर सर्किट में बात करें तो यहाँ पर करंट जो है लैग करता है -π/2 से, मतलब वोल्टेज लीड करता है। तो इसमें लीड कौन करता है, वोल्टेज, और इसमें लीड कौन करता है, करंट लीड करता है। तो और ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग फेसर डायग्राम की बात करें तो वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होंगे या सेम फेस में होंगे रजिस्टर के लिए। और अगर हम लोग इंडक्टर की बात करें तो करंट जो है लैग करता है या वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करता है। तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। और कैपेसिटर के लिए अगर फेसर डायग्राम की बात करें तो ऐसा देखने को मिलेगा, ये करंट है और वोल्टेज जो है इधर दिख रहा है 90 डिग्री पीछे, मतलब यहाँ पर वोल्टेज जो है लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से। तो ये रहा शॉर्ट रिवीजन रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं, जिसका नाम है अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला था, XL = ω/L मिला था। यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू रखूँगा तो XL = 2π/μL हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी का XL के साथ रिलेशंस क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग XL और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमें क्या मिला था, XC = 1/ωc मिला था, जहां पर ओमेगा का वैल्यू कितना था, 2π/μ था। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो XC का वैल्यू मिल जाएगा 1/2π/μc मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का XC के साथ रिलेशंस क्या है, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को इसमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा और ये ग्राफ जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। किस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जब बढ़ता है ना तो इसका वैल्यू घटता है, या इसका वैल्यू जब घटता है तो इसका वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर से जब हम लोग नीचे आएंगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बट इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो V का वैल्यू कम होते जाता है, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशंस और ग्राफ देख लिए हैं। तो ये दोनों ग्राफ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर भी इन तीनों सर्किट से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर देना। अब चलिए, अब हम लोग आगे बात करने वाले कॉम्बिनेशंस की। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस की। कौन से कॉम्बिनेशंस की, चूँकि हमारे पास कितने कंपोनेंट है, रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, रजिस्टर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, रजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, उसके बाद इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। उसके बाद तीनों का एक साथ LCR, तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग RL कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसी को RL सर्किट बोला जाता है। ये इस चैप्टर का 9th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड इंडक्टर। अब हमको क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग सिंगल बात कर रहे थे, केवल इंडिविजुअल रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर की बात करते थे। अब यहाँ पर हमको रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तब इसमें हम लोग को वोल्टेज का इक्वेशंस क्या मिलेगा, करंट का इक्वेशंस क्या मिलेगा, फेज डायग्राम क्या मिलेगा, फेसर डायग्राम क्या मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर,
है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एसी सर्किट ले लेते हैं। तो ये एसी सर्किट से हम लोग कितना करंट अप्लाई किए हैं, V = V0 sin ओमेगा टी अप्लाई किए हैं। इससे I करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में जोड़ रखा है। सीरीज़ में क्यों जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं चार्ज का ऑर्डर लूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए हैं अल्टरनेट, इसलिए इसको हम लोग सीरीज़ में कहते हैं। और अगर मैं इसकी पोटेंशियल की बात करूँ, चूँकि हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर कॉम्बिनेशन कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है डिफरेंट रहता है जबकि करंट सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इसलिए जो रजिस्टर है इसका पोटेंशियल मैं VR कंसिडर कर लेता हूँ, और जो इंडक्टर है इसका पोटेंशियल मैं VL कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर VR का वैल्यू क्या हो जाएगा, IR लिख सकते हैं, और यहाँ पर VL के वैल्यू को हम लोग IXL लिख सकते हैं। सिंस वी नो दैट फॉर ओनली रजिस्टर, अब चूँकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब AC सर्किट में केवल रजिस्टर कनेक्ट हो तब उस सिचुएशंस में हम लोग को वोल्टेज का इक्वेशन क्या मिलता था, VR = V0 sin ओमेगा टी मिलता था, और करंट का इक्वेशंस क्या मिलता था, IR = I0 पावर में R sin ओमेगा टी मिलता था। ये बस जस्ट नोटेशन है, आप लोग घबराइएगा मत। यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज को V0 R से रिप्रेजेंट किया ताकि मुझे पता चले ये मैक्सिमम वोल्टेज है रजिस्टर के लिए। उसी प्रकार मैक्सिमम करंट को I0 R लिखा हूँ ताकि मुझे पता चले ये मैक्सिमम करंट है रजिस्टर के लिए। तो ये वोल्टेज इक्वेशंस, करंट इक्वेशंस मिल गए हैं। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी रजिस्टर के लिए, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। इसी प्रकार हम लोग केवल इंडक्टर के लिए करंट इक्वेशंस डिराइव किए थे जिसका वैल्यू मिला था I0L sin ओमेगा टी -π/2। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशंस को डिराइव किए थे। इस इक्वेशंस को डिराइव करने के बाद मैंने कहा था कि करंट जो है लैग कर रहा है -π/2 से, किसको, वोल्टेज को। तो इसलिए मैं वोल्टेज का इक्वेशंस क्या लिख सकता हूँ, मतलब इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ दूसरे लैंग्वेज में, वोल्टेज लीडिंग करेंट विथ π/2। मतलब वोल्टेज का इक्वेशंस क्या लिख सकता हूँ जी, VL = V0L sin ओमेगा टी +π/2। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज मुझे क्या बता रहा है कि वोल्टेज जो है करंट को लीड कर रहा है +π/2 से। तो एक ही बात हुई ना, अगर आप करंट को लैग कर रहा है बोलोगे तो वोल्टेज को तो लीड कर रहा है करके बोलोगे ही ना। तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना, चाहे आप यहाँ से डिफाइंड करो या यहाँ से। तो ये मिल गया हमको इंडक्टर के केस का करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशंस। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के फेज डायग्राम की। तो ये तो हम लोग को पता है, रजिस्टर के लिए हम लोग को कुछ ऐसा फेज डायग्राम मिल रहा था, जो करंट का जो डायरेक्शन था और वोल्टेज का डायरेक्शन सेम था, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना था, 0 था। इसी प्रकार अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ तो इंडक्टर के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का मिल रहा था फेजर डायग्राम, है ना। करंट इधर मिल रहा था x डायरेक्शन में, वोल्टेज y डायरेक्शन में, क्योंकि वोल्टेज जो है करंट को लीड कर रहा था +π/2 से, इसलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये फिगर A है और ये फिगर B है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, तो यहाँ पर जो फेजर डायग्राम मिलेगा मुझे RL सर्किट के लिए जो फेजर डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा मुझे, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार मिलेगा मुझे। यहाँ से इस डायग्राम को देखकर बता सकता हूँ मैं कि करंट और वोल्टेज किसका, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, दोनों फेज सेम में है। लेकिन अगर मैं करंट से इंडक्टर के वोल्टेज का कंपैरिजन करूँ तो ये π/2 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, π/2 से लीड कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं रजिस्टर के वोल्टेज से अगर मैं इंडक्टर के वोल्टेज का कंपेयर करूं, तब भी यहाँ पर इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो रजिस्टर के पोटेंशियल को लीड कर रहा है π/2 से, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि हम लोग को RL सर्किट के लिए फेजर डायग्राम कैसा मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं नाउ फ्रॉम एबो फिगर सी। अब इस वाले फिगर से देखो, इस वाले फिगर से हम लोग देख सकते हैं ये रजिस्टर का वोल्टेज है और ये किसका है, इंडक्टर का
वोल्टेज है, तो यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। ये रिजल्टेंट है V0 और यहाँ पर रिजल्टेंट का जो एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो कितना बन रहा है, फाई बन रहा है, क्योंकि इसका रोटेशन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये फाई एंगल है जो कि I0 के साथ बन रहा है और I0 का VL के साथ V0L के साथ 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से इसको मैं नाम दे दूँ अगर O, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ OAP नाम दे देता हूँ। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। उस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ, इसको मैं OAB नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर कितना एंगल था, फाई, इसको मैं क्या कंसिडर किया था, V0, इस वाले को क्या कंसिडर किया था, V0R, ठीक है। और ये वाला वैल्यू क्या होगा, y एक्सिस, जो कि हमको V0L का वैल्यू दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला OAB, जहाँ पर ये वाला वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, वोल्टेज का, मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू दे रहा है, किसके लिए, रजिस्टर के लिए। और ये वाला वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू दे रहा है इंडक्टर के लिए। और ये वाला वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज दे रहा है। इसलिए मैं इस वाले ट्रायंगल को ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ। और इस ट्रायंगल से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V0R का स्क्वायर प्लस V0L का स्क्वायर। और अगर स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करूं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अब चूंकि हम लोग को पता है V0R के वैल्यू को हम लोग I0R लिख सकते हैं, V0L के वैल्यू को I0XL लिख सकते हैं, इसलिए इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये कहाँ से आया जी, ये तो सर्किट से आया ना, ओम्स लॉ का डेफिनेशन लगाए हैं। तो आगे बात करते हैं, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, I0R का होल स्क्वायर I0XL का होल स्क्वायर मिल जाएगा। उसी प्रकार V0 इज इक्वल टू अंडर रूट I0 स्क्वायर, I0 स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और यहाँ पर I स्क्वायर है, इसको अगर मैं बाहर रख लूँ तो इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए V0 इज इक्वल टू I0 और ये वाला बच जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर मैं Z कंसिडर कर लूँ तो ये वाला इक्वेशन जो ऐसा दिखने लगेगा, V0 इज इक्वल टू I0Z, जहाँ पर Z का मतलब क्या है, Z का मतलब है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL, जिसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, और यहाँ से हम लोग मैक्सिमम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z। तो RL सर्किट के लिए हम लोग को मैक्सिमम करंट कितना मिला, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, जहाँ पर Z का वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, जब हम लोग AC सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर को जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट का जो अपोज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, जो कि हमको कितना मिल गया, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी इक्वेशंस को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस में मैं R को कंसीडर कर लेता हूँ, y एक्सिस में मैं XL को कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये दोनों का रिजल्टेंट, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, तो दोनों का रिजल्टेंट अगर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इम्पीडेंस मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में मैं इम्पीडेंस ले लेता हूँ एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर। फिर से यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं इसको OAB नाम दे दूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ तो इसको मैं XL लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R। तो यहाँ पर फिर से मुझे एक ट्रायंगल मिल गया है, ये ट्रायंगल मिल गया है कुछ ऐसा। तो यहाँ पर ये फाई होगा, यहाँ पर फिर से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ये वाला इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। इसलिए इसका अगर फेसर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फेस डिफरेंस की। अगर मैं फेस डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan फाई लगाऊं तो मुझे मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, XL है, और बेस का वैल्यू क्या है, R है। तो यहाँ पर फाई को यहीं पर रखते हैं और 10 को हम लोग राइट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 10 की पावर में 10 इनवर्स XL अपॉन R मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है RL सर्किट के लिए फेज डिफरेंस, इसी को कहा जाता है RL के लिए
हाँ, आर एल के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कहा जाता है। तो आई होप आर एल कॉम्बिनेशंस का भी सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब किसी एसी सर्किट में अगर हम लोग रजिस्टर और कैपेसिटर को अगर हम लोग सीरीज में कंबाइन कर दें तब क्या होगा। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे, फिर हम लोग करंट का इक्वेशन देखेंगे, फिर फेसर डायग्राम देखेंगे, फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एसी सर्किट ले लेते हैं और इसमें एसी करंट अप्लाई कर देते हैं जिसका पोटेंशियल कितना है, V = V0 sin ओमेगा टी है। यहाँ से आई करंट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर को अब हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर का पोटेंशियल हम लोग VR कंसिडर कर लेते हैं और कैपेसिटर का पोटेंशियल को हम लोग VC कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर VR = हम लोग लिख सकते हैं IR और कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं VC = I/C लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को पता है रजिस्टर के लिए हम लोग वोल्टेज इक्वेशंस क्या निकाले थे, VR = V0R sin ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशंस क्या निकाले थे रजिस्टर के लिए, IR = I0R sin ओमेगा टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। इसी प्रकार कैपेसिटर के लिए हम लोग करंट का इक्वेशन डिराइव करके निकाले थे, वो क्या आया था, IC = I0 sin ओमेगा टी + π/2। यहाँ पर फिर से करंट का इक्वेशन डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है कैपेसिटर के लिए, ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इसलिए वी नो दैट करके डायरेक्टली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर करंट का इक्वेशन ये डिराइव किया था और इस करंट इक्वेशन से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि करंट जो है यहाँ पर लीड कर रहा है वोल्टेज को कितने एंगल से, +π/2 से। करंट जो है कितने एंगल से लीड कर रहा है, +π/2 से। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो कितने एंगल से लैग करेगा, तो -π/2 से। इसलिए इस इक्वेशन से वोल्टेज इक्वेशंस को डिराइव करके मैं लिख सकता हूँ VC = V0 sin ओमेगा टी -π/2। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग फेसर डायग्राम ड्रॉ करें तो रजिस्टर के लिए हम लोग को क्या मिलता है, दोनों सेम फेस में मिलता है। ये तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, है ना। इसको मैं फिगर A नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 और 4 के लिए फेसर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है करंट, ये है क्या है, करंट, और करंट से वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, इसलिए मैं -π/2 इसको लिख सकता हूँ, ये V0C, क्योंकि ये लैग कर रहा है ना। तो इसको मैं फिगर B नाम दे देता हूँ। आई होप ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर V0R भी लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये करंट और जो वोल्टेज है रजिस्टर का ये दोनों सेम फेस में है ना, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और इन दोनों का V0R का V0C का अगर मैं रिजल्टेंट लूँ तो यहाँ पर फाई एंगल पर ये रिजल्टेंट मिल गया। फिर से यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये V0C का वैल्यू हो जाएगा और ये V0R का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल होगा ना और ये जो है इसके इक्वल होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर A और फिगर B को दोनों को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के बाद, अच्छा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर मैं केवल इंडक्टर का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, मिस्टेक ये हुआ है, ये वाला जो डायग्राम है केवल रजिस्टर के लिए है और ये वाला जो फेसर डायग्राम है ये केवल इंडक्टर के लिए है। ठीक है, अब मैं फिगर A और फिगर B को एक साथ बनाऊंगा, कंबाइन करूंगा, तब जाके मुझे अभी यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम मुझे यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल R के लिए दिखाया हूँ फेसर डायग्राम, ये इंडिविजुअल L के लिए दिखाया हूँ, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग R और C का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इसलिए इन दोनों का फेसर डायग्राम चाहिए। इसलिए अब मैं इसको और इसको कंबाइन करूँगा, तब मुझे अभी यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहा था वो वाला डायग्राम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं I0 V0R, यहाँ से फाई एंगल पर हम लोग को रिजल्टेंट वैल्यू मिल रहा है और इस करंट से 90 डिग्री पर लैग करता हुआ हमको कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। और इनके बीच का एंगल, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल मैं देखूँ तो ये -π/2 है। ये यहाँ पर ड्रॉ करना था मुझे, वो यहाँ पर कर दिया था मैं, है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल मिलता है जिसका एंगल है फाई। तो ये वाला वैल्यू जो है इस वाले वैल्यू के इक्वल होगा और इस वाले का वैल्यू कितना है, V0C है, तो इसको मैं V0C लिख सकता हूँ। और इस वाले का
वैल्यू जो है, इस वाले लाइन का जो वैल्यू है इसको हम लोग V0R कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी के इक्वल में तो ये भी इक्वल है, तो इसको मैं V0R लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा जिसको मैं OAB नाम दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ऐसा मैं क्यों किया हूँ? ताकि मुझे यहाँ से इम्पीडेंस कैलकुलेट करते बने, Z का वैल्यू निकालते बने और दूसरा चीज़ फाई का वैल्यू निकालते बने, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को यहाँ पर RC सर्किट का फेज डायग्राम और फेज डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये कैसे ड्रॉ किए हैं, है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ पर इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये था O और इसको हम लोग मान लेते हैं A और इसको हम लोग मान लेते हैं B। ये हमको मिल रहा था, तो इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर लिया हूँ। अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल है, इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसका जस्ट नीचे वाला बेस होता है और जो बच जाता है वो हाइपोटेनियस होता है। और हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? V0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है V0R को हम लोग I0R लिख सकते हैं, V0C को हम लोग I0XC लिख सकते हैं। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? V0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर I0 फिर से कॉमन निकल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा V0 इज इक्वल्स टू I0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे I0 इज इक्वल्स टू V0 अपन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग Z कंसिडर कर लेते हैं, तो I0 इज इक्वल्स टू V0 अपन Z मिल जाएगा, जहाँ पर Z को बोला जाता है इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस बोला जाता है। तो इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है? Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C मिल गया है ना। चलिए आगे बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस के लिए, अच्छा, इस डायग्राम को यहाँ पर मुझे कितना मिला था? इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आर को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक्स सी को रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। और आर जो है रिजल्टेंट, जो ये रेजिस्टेंस जो है करंट का अपोज करता है, कैपेसिटर ये भी अपोज करता है। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दिया हूँ, कंबाइन करके मैं आरसी सर्किट बना दिया हूँ, वो भी तो अपोज करेगा। तो रिजल्टेंट अपोज को हम लोग यहाँ पर इम्पीडेंस बोले हैं, तो इसको हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं एक प्रकार का, जिसको जेड से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है जी? जेड है। इसलिए यहाँ पर मैं फाई एंगल ड्रॉ करके एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया हूँ आर और एक्स सी का। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तो इस वाले को मैं एक्स सी के इक्वल मान सकता हूँ, है ना, और इस लाइन को इसके इक्वल मान सकता हूँ, तो ये आर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, इसमें ओ ए बी वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे ये वाला इक्वेशंस मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका फेज डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस वाले इक्वेशंस का फेज डायग्राम हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ओ ए बी। अगर मैं इसमें टेन फाई का फॉर्मूला लगाऊं, टेन फाई का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? टेन फाई इज इक्वल्स टू पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग एक्स सी लिए हैं और बेस का वैल्यू क्या लिए? आर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको? 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स सी अपॉन आर मिल जाएगा। तो इसी को कहा जाता है आरसी सर्किट के लिए फेज डिफरेंस। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने केवल और केवल 10 फाई का वैल्यू क्यों लिया है? तो भैया याद रखना, यहाँ पर हमको ट्रायंगल मिल रहा है और ट्रायंगल में जो रिजल्टेंट है ये हमको स्लोप दे रहा है, और स्लोप का वैल्यू जो है हमको क्या देता है? स्लोप का वैल्यू जो हमको देता है वो वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में चेंज को रेशियो को देता है। और इस चेंज को कौन बताता है जी? इस चेंज को बताता है टेन थीटा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर 10 ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है? आर चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस में एक्स सी चेंज हो रहा है। दोनों का रिजल्टेंट क्या है? जेड है। तो ये जेड हमको क्या देगा? टेन थीटा देगा, अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाए स्लोप का। तो
इसलिए यहाँ पर हम लोग 10 फाई ले रहे हैं। और अगर आप लोगों को बोला जाए आरसी सर्किट के लिए पावर फैक्टर निकालने के लिए तो पावर फैक्टर होता है cos फाई। तो cos फाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये फाई है, एंगल है, इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका जस्ट नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो बेस का वैल्यू यहाँ पर क्या है, आर है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, जेड है। तो यहाँ पर याद रखना पावर फैक्टर का वैल्यू क्या मिल गया, आर अपॉन जेड। ये किसके लिए है, आरसी सर्किट के लिए है। अच्छा, आप लोग इसके लिए भी निकाल सकते थे जी, आरएल सर्किट के लिए भी cos फाई का वैल्यू निकाल सकते थे यहाँ पर, है ना। फाई का वैल्यू मिल गया था, यहाँ पर हम लोग पावर फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते थे। अगर इस वाले ट्रायंगल में देखूँ तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर फिर से बेस का वैल्यू क्या है जी, बेस का वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये cos फाई का फॉर्मूला होता है, और बेस का वैल्यू है आर और हाइपोटेनियस का वैल्यू है जेड। तो ये आरएल सर्किट के लिए क्या है, पावर फैक्टर है। और यहाँ पर जो निकाले थे ये आरसी सर्किट का पावर फैक्टर है। तो इस प्रकार से आरसी सर्किट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आरसी सर्किट से रिलेटेड सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं अब एल और सी की बात करते हैं। जब हम लोग किसी एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तब हम लोग को फेस और फेसर डायग्राम कैसे दिखाई देगा उसकी बात करते हैं। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एसी सर्किट है जिसका पोटेंशियल V = V0 sin ओमेगा t है। यहाँ से इसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं। और इंडक्टर का जो पोटेंशियल है इसको VL कंसीडर कर लेते हैं और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है इसको हम लोग VC कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंडक्टर है उसके पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं VL = XL I लिख सकते हैं, और जो पोटेंशियल है कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं VC = XC I लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोग को पता है इंडक्टर के लिए जो करंट इक्वेशन होता है वो IL = I0L sin ओमेगा t - π/2 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग को पता है इंडक्टर के लिए क्या होता है, VL = V0L sin ओमेगा t + π/2 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस हम लोग को मिलता है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाकर दे सकते हैं या पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ये हम लोग कैसे निकालते हैं ये सब इक्वेशंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ग्राफ कैसे मिल रहा था, यहाँ पर जो करंट है π/2 से, करंट जो है वोल्टेज को +π/2 से लीड कर रहा था, सॉरी करंट जो है लैग कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। यहाँ पर +π/2 है ना, मतलब वोल्टेज लीड करेगा, यहाँ पर π/2 है मतलब ये लैग करेगा करंट। तो इसलिए हम लोग को फेज डायग्राम कुछ ऐसा मिल रहा था इन दोनों के बीच। इसी प्रकार कैपेसिटर के लिए हम लोग करंट इक्वेशंस निकाले थे, IC = I0C sin ओमेगा t + π/2, और वोल्टेज का इक्वेशंस निकाले थे VC = V0C sin ओमेगा t - π/2। अब यहाँ से फिर से इन दोनों इक्वेशंस को देखकर बता सकते हैं कि करंट यहाँ पर लीड कर रहा है π/2 से और वोल्टेज यहाँ पर लैग कर रहा है -π/2 से। इसलिए ये करंट है और करंट से लैग करता हुआ, कितना लैग करता हुआ, -π/2 से लैग करता हुआ ये वोल्टेज है V0C। अब ये है फिगर ए और इसको मैं फिगर बी नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर फिगर ए और बी को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, अगर इस वाले फिगर को मैं कंबाइन कर दूँ तो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो I0 से पॉजिटिव वाई एक्सिस में मुझे क्या मिलता है, इंडक्टर का मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, और एक्स एक्सिस में मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है, और नेगेटिव वाई एक्सिस में मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है कैपेसिटर के लिए। चूँकि यहाँ पर फिगर ए से हमको पता है कि करंट से वोल्टेज जो है, इंडक्टर का वोल्टेज जो है +π/2 से लीड कर रहा है करंट को, जबकि कैपेसिटर का जो वोल्टेज है ये -π/2 से लैग कर रहा है, -π/2 से लैग कर रहा है करंट से वोल्टेज जो है, इसलिए हमको ऐसा डायग्राम मिलेगा, ठीक है। इसी डायग्राम को हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ये I0 है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में VL कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करूँ तो रिजल्टेंट वोल्टेज को हम लोग V0 की पावर में L - V0C भी लिख सकते हैं। ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं आगे की तरफ डिफाइंड कर दिया हूँ।
या इसी को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब इसको मैं ऊपर की तरफ डिफाइन करूँगा ना, तो V0L जो है पॉजिटिव रहेगा और V0C जो है नेगेटिव रहेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग ये बता रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग ऊपर की तरफ तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो V0C है कैपेसिटर के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको हम लोग नेगेटिव लिए, मतलब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ऐसा दिखा रहे हैं। तो इन दोनों को सबसेट करने के बाद हम लोग को वाई एक्सिस में रिजल्टेंट वोल्टेज का वैल्यू मिलता है। किसी किसी बुक में इसी को ऐसा भी ड्रॉ किया जाता है। ये करंट है और VL और VC दोनों को नीचे की तरफ दिखाने के लिए जो रिजल्टेंट वोल्टेज का वैल्यू निकालते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं V0C माइनस VL की पावर में C, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला तीनों फेज डायग्राम में से ये वाला फेज डायग्राम आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा अधिकतर बुक में, ये वाला कम देखने को मिलेगा। जब हम लोग को एग्ज़ाम में रिजल्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तब यहाँ पर ऐसा लिखते हैं। तो इस सिचुएशंस में अगर मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर रिजल्टेंट वोल्टेज का वैल्यू लूँ इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, तो याद रखिएगा V0 इज इक्वल टू V0 की पावर L माइनस V0C होता है। और अगर मैं निगेटिव वाई एक्सिस में रिजल्टेंट लेना चाहता हूँ VC के डायरेक्शन में, V0C के वोल्टेज के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर V0C को पॉजिटिव लेना है, माइनस करना है V0L को, यहाँ पर रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब चलिए LC सर्किट के लिए फेज डिफरेंस की बात करते हैं। LC सर्किट के लिए फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले फिगर C से हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं करंट और जो इंडक्टर वोल्टेज है, इन दोनों के बीच के फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं इसके और इसके बीच, तो यहाँ पर π/2 है। और अगर मैं VC इस वाले वोल्टेज और इस वाले करंट के बीच बात करूं तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना है जी, 90 है। बट मैं यहाँ पर इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज के बीच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर π/2, यहाँ पर π/2, तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, यह पाई हो जाएगा। तो ऐसा एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछ देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग LC सर्किट की बात करें तो उसमें इंडक्टर वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस π/2 का होता है, कैपेसिटिव वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस π/2 होता है। लेकिन कैपेसिटिव वोल्टेज और जो इंडक्टिव वोल्टेज है दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 या पाई होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर डी कहाँ पर है भैया, हाँ फिगर डी ये है, ये वाला, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। इस वाले फिगर से अगर मैं V0 का वैल्यू निकालूं तो V0 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लिए थे, V0 इज इक्वल टू V0 के पावर में L माइनस V0 के पावर में C, ये लिए थे। और V0L का वैल्यू हमको पता है I0XL होता है, V0C का वैल्यू हमको पता है I0XC होता है। तो यहाँ पर I0 को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो V0/I मिलेगा और राइट हैंड साइड में XL माइनस XC मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, Z कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Z का मतलब क्या है, Z इज इक्वल टू XL माइनस XC है। तो इसको बोला जाता है LC सर्किट के लिए इम्पिडेंस। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको LC सर्किट के लिए क्या कहा जाता है, इम्पिडेंस कहा जाता है, याद रखिएगा, XL माइनस XC। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने पहले क्या देखा, R और L का कॉम्बिनेशन देखा, उसके बाद R और C का कॉम्बिनेशन देखा, उसके बाद L और C का कॉम्बिनेशन देखें। और इन तीनों के लिए हम लोग क्या देखें, फेज डायग्राम, फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर देखे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने RL और RC और जो LC देखें इसका शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं कि इसके अंदर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा RL सर्किट, RL सर्किट, जो कि हमको सर्किट ऐसा मिल रहा था, इसके रजिस्टर के लिए और इंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल है इस तरह मिल रहा था। अप्लाइड वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू V0 sin ω t था। और इसके लिए
जब हम लोग करंट इक्वेशंस निकालेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा जी, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ पर फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, π/2, पाई कुछ भी हो सकता है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाले तो ये हम लोग निकाले थे I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन Z निकाले थे, जहाँ पर Z का वैल्यू हम लोग को मिला था √r² प्लस XL का स्क्वायर, ये मिला था, है ना। अगर मैं यहाँ पर XL को इसका फॉर्मूला लगा दूं, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L होता है, इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आरसी सर्किट के लिए ये था वोल्टेज इक्वेशंस, करंट इक्वेशंस हमको ऐसा मिलता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को ऐसा क्यों मिलता है करंट इक्वेशंस जो है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आरएल सर्किट में जो करंट जो है लैग करता है वोल्टेज को। कौन लैग करता है भैया, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट करंट है, इस कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट करंट है वो किसको लैग करता है, वो यहाँ पर करंट लैग करता है लिखा है ना। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा। तो कौन सा वोल्टेज लीड करेगा, तो करंट और रजिस्टर तो सेम फेस में होता है, तो इंडक्टर का वोल्टेज यहाँ पर लीड करेगा, ये इंडिकेट कर रहा है ये इक्वेशंस, है ना। इसीलिए आगे यहाँ पर लिखा भी होगा लीडिंग क्वांटिटी, देखो वोल्टेज लीड करता है लिखा है, क्योंकि करंट इक्वेशन हमको ऐसा मिलता है। उसी प्रकार अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूँ तो यहाँ पर करंट का इक्वेशंस क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया, वोल्टेज का इक्वेशन तो ये है और करंट का इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर करंट लीड कर रहा है। यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से, फाई एंगल से, ठीक है। और यहाँ पर करंट के इक्वेशंस क्या मिलता है, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस π/2। अब यहाँ पर प्लस माइनस π/2 इसलिए लिया गया है क्योंकि एलसी सर्किट में हम लोग देखे थे करंट को कौन लीड कर रहा था, इंडक्टर का वोल्टेज जो है लीड कर रहा था 90 डिग्री से, जबकि कैपेसिटिव वोल्टेज जो है उसको लैग कर रहा था करंट को 90 डिग्री से, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिया गया है। यहाँ पर प्लस जो लिया गया है वो इंडक्टर के लिए है और माइनस जो लिया गया है ये कैपेसिटिव के लिए है। तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया है आइदर वोल्टेज और करंट, या तो वोल्टेज लीड करेगा या करंट। जब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो करंट लीड करेगा और जब निगेटिव लेंगे यहाँ पर तो वोल्टेज लीड करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। और अगर हम लोग मैक्सिमम करंट की बात करें तो I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, Z का वैल्यू हमको ये मिला था और यहाँ पर हम लोग को Z का वैल्यू ये मिला था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर XC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर XL और XC का वैल्यू रखकर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा मिलेगा। और अगर हम लोग फेसर डायग्राम की बात करें तो RL सर्किट के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का फेस डायग्राम मिल रहा था। यहाँ पर करंट जो है वोल्टेज जो है लीड कर रहा था, है ना, करंट को, और यहाँ पर आरसी सर्किट के लिए अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटिव वोल्टेज जो है लैग कर रहा था करंट को, या करंट लीड कर रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज लैग कर रहा है और ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से फेसर डायग्राम हम लोग को देखने को मिला था इस कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस मतलब Z का वैल्यू ये तो मैं बता चुका हूँ, Z इज इक्वल्स टू हम लोग को इसमें क्या मिल रहा था, RL सर्किट में ये मिल रहा था, और कैपेसिटर में RC सर्किट में हमको R² प्लस X² C मिल रहा था, और इसमें XL माइनस XC मिल रहा था, जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। आगे बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस हमको tan इनवर्स XL अपॉन R मिल रहा था, इसमें XC अपॉन R मिल रहा था, है ना, और इसमें हम लोग को क्या मिल रहा था, फेज डिफरेंस 90 मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला जो सर्किट था आरसी सर्किट, हाँ ये वाला XC, इसको चेक कर रहा था ये हम लोग सही कैलकुलेट किए हैं कि नहीं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर पावर फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर पावर फैक्टर की बात करते हैं जिसको cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग को मिल रहा था R अपॉन Z, Z का वैल्यू ये था, ये भी मिल रहा था R अपॉन Z, ठीक है। और ये हम लोग को मिलता है 0, क्यों, क्योंकि फाई का वैल्यू यहाँ पर 90 है। अब यहाँ पर 90 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं π/2 ही मिलता है हमको। अगर हम लोग इंडक्टर के वोल्टेज कर ले करंट से फेज डिफरेंस तो भी π/2 मिलता है, और कैपेसिटिव वोल्टेज से ले करंट का रिलेशन तब भी हमको π/2 मिलता है। इसलिए यहाँ पर पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा एलसी सर्किट के लिए। और ये वाला पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ, लीडिंग क्वांटिटी
आर एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, आर सी सर्किट में करंट लीड करता है, और एल सी सर्किट में या तो वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगा। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट रिविजन हो गया आर एल, आर सी और एल सी सर्किट का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। बट इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर लेंथी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।